तो स्वागत है आपका बीए थर्ड सेमेस्टर के इस महामैराथन रिवीजन क्लास में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक राजनीति शास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस का कोई भी प्रश्न तैयार नहीं किया है, कोई भी सिलेबस आप लोगों का कंप्लीट नहीं है, तो यही वीडियो आप लोगों के लिए एकदम रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि यहाँ से आप लोगों ने यदि एग्जाम की तैयारी की है नहीं की है, आप लोगों का एकदम भविष्य बदलने वाला है। क्योंकि 10-15 मिनट की वीडियो आपकी किस्मत बदलने वाली है। यहाँ से आप लोग क्लास करने के बाद आप लोगों को दूसरी क्लास करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं वो क्वेश्चन इंक्लूड करके लेकर आया हूँ जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आने वाले दिनों में जिन भी छात्र छात्राओं का एग्जाम है वो ये वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। अब आप लोगों को क्या, जैसा कि किताबें अब रटना नहीं है, क्योंकि अब एग्जाम आने वाला, किताबें रटने के बाद आप लोग का तैयारी नहीं हो पाएगा। तो जो प्रश्न यहाँ पर है वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना देरी के हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप लोग के सामने आ चुका है, देख लीजिए यहाँ पर बीए थर्ड सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया यानी कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। अब इसमें सबसे पहले हम लोग अति लघु उत्तरीय, फिर लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय का प्रश्नों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर राजनीतिक प्रक्रिया है क्या। हम लोग अभी यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर आंसर भी मिलने वाला है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप लोगों को भारी मात्रा में मिलने को देखने को मिल जाएगा। तो राजनीतिक प्रक्रिया वह तरीका है जिससे समाज में शक्ति का वितरण और उसका प्रयोग किया जाता है। इसमें नीतियों का बनाना, निर्णय लेना, संघर्षों के सुलझाना और समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राजनीतिक संस्थाओं जैसे सरकार, दल, दबाव समूह के कार्य शामिल होते हैं। तो राजनीतिक प्रक्रिया बहुत ही सरल है, तो ये आप लोगों को अच्छे से लिख देना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राजनीतिक दल की दो परिभाषा लिखिए। तो राजनीतिक दल की दो परिभाषा आप लोग को लिख देना है। तो सबसे पहले आप लोग लिखेंगे एडमंड बर्ग के अनुसार। एडमंड बर्ग कौन है? ये एक विद्वान है। इनके अनुसार क्या है कि राजनीतिक दल लोगों का एक समूह है जो किसी सिद्धांत पर सहमत होकर राष्ट्रीय हित को बढ़ावा देने के लिए अपने सामूहिक प्रयासों द्वारा काम करता है। फिर हमारे दूसरे प्रोफेसर आते हैं कि प्रोफेसर कौन? लास्की। आप लोगों को लास्की का देखने को बहुत मिलेगा। तो आप लोगों को यदि डिफिनेशन अच्छे से लिख देना है ना, आप लोग यदि डिफिनेशन अच्छे से लिखते हैं तो आप लोग को बहुत अच्छे से नंबर मिल जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो डिफिनेशन ही देखता है। आप लोगों को गलती नहीं करना है। आप लोग बस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखते हो, इसलिए आप लोग गलतियां कर देते हो। तो गलती नहीं करना है। कैसे कैसे मैं एग्जाम कौन से क्वेश्चन कैसे लिखना है बताता रहता हूँ, बट आप लोग वीडियो को एग्जिट कर देते हो, इसलिए आप लोग को पता नहीं चलता है। तो जो हमारे लास्की साहब थे उन्होंने क्या कहा था कि राजनीतिक दल ऐसे लोगों का एक समूह है जो समान राजनीतिक विचारों के कारण एकजुट होते हैं और संवैधानिक तरीकों से सरकार पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये होता है राजनीतिक दल। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जिला पंचायत क्या है। अभी हाल ही में जिला पंचायत का चुनाव भी होने जा रहा है। सॉरी दोस्तों, एग्जाम निकलने वाला था मुझसे। तो जिला पंचायत क्या है? जैसे आप लोगों के अंतर्गत आप लोगों के यहाँ त्रिस्तरीय राज्य पंचायत। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में जातिवाद पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो आखिर भारत में जातिवाद क्या है? राइट शॉर्ट्स नोट्स ऑन कास्टिज्म इन इंडिया। तो जातिवादता भारत में बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। जातिवादता को ख़त्म इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता है। तो जातिवाद का अर्थ क्या है कि अपनी जात के प्रति अधिक निष्ठा रखना। जो अपनी खुद की जात होती है स्वयं की, उसके प्रति अधिक निष्ठा रखना। और क्या होता है कि अन्य जातियों के हितों को अनदेखी करना। भारतीय राजनीति में यह अक्सर राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत भावनाओं का उपयोग करने के रूप में प्रकट होता है, जिससे सामाजिक विभाजन और पक्षपात को बढ़ावा मिलता है। क्या होता है इसमें कि जब भारत में तो जातिवाद पर लोग पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं कि तो क्या होता है कि एक निश्चित एरिया में एक निश्चित व्यक्ति को चुना जाता है जिसके जात के ज़्यादा लोग वहाँ पर उपस्थित होते हैं। तो उस व्यक्ति को वहाँ पर राजनीति के दल में शामिल कर लिया जाएगा, ताकि उसके साथ साथ उसके जात के लोग भी शामिल हो जाएं। फिर क्या है, व्हाट इज ए आर्टिकल 356 यानी कि 356 क्या है? तो अनुच्छेद 356 क्या है? तो जो हमारा
अनुच्छेद है 356 आर्टिकल है, क्या कहता है कि संवैधानिक तंत्र की विफलता का है ये कि राष्ट्रपति शासन लागू करने की शक्ति देता है। जब केंद्र सरकार किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र को विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र काम नहीं करता है किसी केंद्र सरकार का, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होता है। राष्ट्रपति अपना शासन पूरा वहाँ पर चलाने लगता है। तो इसके तहत क्या होता है कि जो राज्य की कार्यकारी शक्तियाँ होती हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और उस राष्ट्रपति के अंडर में सब कुछ आ जाता है। तो वो आप लोग को यहाँ पर अनुच्छेद 356 पता होना चाहिए। 356 बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय स्वशासन क्या है, ये तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता था दीर्घ उत्तरीय में, लेकिन अभी शॉर्ट आंसर में आया। तो उसका अर्थ क्या है कि स्थानीय शासन स्वशासन मतलब होता है कि वहाँ के लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, यानी कि वहाँ के स्थानीय लोग ही अपना शासन करें। कैसे, किस प्रकार से, कि इसका अर्थ यह है कि शासन की वह व्यवस्था जहाँ स्थानीय लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को स्वयं सुलझाने के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रशासन चलाते हैं। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज और शहर क्षेत्रों के लिए नगर पालिकाओं को शामिल किया जाता है। जैसे कि गांव में क्या होता है, प्रधानी की चुनाव होता है। प्रधान बोलते हैं ना कि फलाने प्रधान है, प्रधान हो गया, बीडीसी हो गया, ये सब क्या है, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत ही आता है। तो ये सब आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि जो स्थानीय स्वशासन है ये क्या होता है। यानी कि प्रधान का जो चुनाव होता है, बीडीसी का चुनाव होता है, फिर ग्राम पंचायत, फिर न्याय पंचायत, फिर क्षेत्र पंचायत, उसके बाद जिला पंचायत होता है। तो इस प्रकार से ये कार्य करता है जो स्थानीय स्वशासन होता है। फिर क्या है, ग्राम सभा क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि ग्राम सभा क्या है। तो ग्राम सभा या पंचायती राज व्यवस्था के तहत क्या है, एक गांव स्तर पर एक प्राथमिक संस्था है जहां के क्या पंजीकृत मतदाता जो होते हैं वो उनकी एक सभा होती है जो ग्राम पंचायत को जवाबदेह बनाती है और गांव के विकास के कार्यक्रमों की योजना बनाने तथा उन्हें मंजूरी देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब जातिवाद पर एक संक्षिप्त नोट लिखे। जैसे कि जातिवाद पर मैंने बता दिया था ऑलरेडी कि एक निश्चित जाति के लोग अपने वालों के प्रति निष्ठा रखते हैं और दूसरे वालों के प्रति बुरा व्यवहार करते हैं या फिर उनसे द्वेष भावना रखते हैं, तो ये होता है जातिवाद। फिर क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है। धर्मनिरपेक्षता आप लोग को पता होगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ राज्य एक दूसरे के धर्म के से क्या अलग रहते हैं। भारत में इसका अर्थ है कि राज्य के सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा। जो राज्य है वो सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, सभी धर्मों को समान सम्मान देगा और किसी भी नागरिक के साथ उनके धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। क्या, जो माना जैसे कि फलाने, या मान लीजिए कोई व्यक्ति है ऐसा क्लास में बैठता है तो कोई धर्म है उसका हिंदू, कोई है बौद्ध धर्म का और कोई है मान लीजिए कि इस्लाम धर्म का, तो उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी स्टूडेंट्स को साथ में बैठाया जाएगा। ये भारत में संविधान में लिखा गया है क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। राजनीतिक पार्टी का क्या अर्थ है, जैसे कि आप लोग को पता है कि राजनीतिक दल चाहे बोलो चाहे राजनीतिक पार्टी बोलो, बात दोनों एक ही है। तो राजनीतिक पार्टी क्या होती है कि ये लोगों का ऐसा संगठित समूह है जो समान राजनीतिक दृष्टिकोण रखते हैं और चुनाव लड़कर संवैधानिक तरीकों से सत्ता पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं ताकि वह अपनी नीतियों को और कार्यक्रमों को लागू कर सकें। फिर क्या है हमारा खंडवा, देख लीजिए यहाँ पर लघु उत्तरीय प्रश्न है। भारत में राजनीति में जाति के प्रभाव, भारत में दलीय व्यवस्था की विशेषताएं बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि भारत में जो दलीय व्यवस्था है ये क्या है। तो भारत में क्या है, एक बहुत दलीय प्रणाली है। भारत का जो पंचायती राज है या इसका जो, किधर गया भाई, जो दलीय व्यवस्था है बहुदलीय है, यानी बहुदलीय। ये आप लोग को याद करके रखना है कि जो भारत की प्रणाली है वो बहुदलीय प्रणाली है और जहाँ बड़ी संख्या में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल सक्रिय हैं। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं कि बहुदलीयता, यानी कि यह भारतीय लोकतंत्र की सबसे प्रमुख विशेषता है जिसमें कई दल प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन करते हैं। फिर क्या, इसमें गठबंधन की राजनीति होती है, गठबंधन भी कर लेते हैं, गठबंधन भी कर लेते हैं। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि जब
कोई दल हारने लगते हैं तो वो किसी अन्य दल से अपनी गठबंधन कर लेते हैं। तो गठबंधन की राजनीति होती है। ये कब लागू हुआ? 1989 के बाद से यह एक अस्थायी विशेषता बन गई, जिसमें सत्ता के लिए चुनाव या पूर्व चुनाव पश्चात गठबंधन जैसे एनडीए यूपीए आवश्यक हो गए। फिर क्या, व्यक्तित्व पर बल देना, क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ, जाति धर्म और भाषा का प्रभाव इसमें ज़्यादा पड़ा बहुदलीय प्रणाली में। भारत में धर्मनिरपेक्षता की क्या आवश्यकता है? भारत में मिली जुली सरकार से आप क्या समझते हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आखिर मिली जुली सरकार क्या है। आप लोगों को जब क्वेश्चन दिखता है ना तो वहाँ पर ये देखा जाता है कि आखिर ये क्वेश्चन हमारा कह क्या रहा है। गठबंधन सरकार का आशय तब है, यानी कि मिली जुली सरकार ही गठबंधन सरकार है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। तो गठबंधन सरकार का आशय है जब आम चुनाव में किसी एक दल को संसद यानी लोकसभा से स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है और दो या दो से अधिक दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यानी कि जब एक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो क्या करते हैं, वो दो या दो से अधिक दल आपस में मिल जाएंगे और एक अपना मत बना लेंगे कि हाँ एक अलग सॉरी दोस्तों, एक अपना अलग क्या होता है दल बनाकर कई दल मिलकर क्या एक अपना अलग सरकार बना लेते हैं। फिर क्या होता है, इनका आधार क्या होता है कि ये दल का साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर सहमत होते हैं जिसके तहत वे देश चला सकते हैं। तो इनका एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम होता है और उसी के साथ साथ परिचालन भी बहुत तेजी से इनका हो रहा है। उदाहरण में आप लोग देख सकते हैं, इस बार एनडीए और यूपीए दो प्रमुख उदाहरण है इनका। लाभ इसका ये हो जाता है कि वो दोनों जब मिल जाते हैं तो एक दूसरे के समावेशी हो जाते हैं। सामाजिक हितों में राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्राप्त करने का अवसर इन्हें मिल जाता है और ये दोनों दल आपस में मिलकर एक सरकार बनाकर दोनों समझ लीजिए कि हाँ जीती मानी जाती हैं। और इनमें हानि भी होती है कि जब आपस में दोनों दलों में तालमेल नहीं बैठता है तो फिर कुछ इनमें प्रॉब्लम भी खड़ी हो जाती हैं। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं? दबाव समूह ये ऐसा समूह है जो क्या होता है, उनका चुनाव लड़ना कोई उद्देश्य नहीं होता है। वह सरकार की नीतियों को अपने हित में मानकर अपने हितों में पक्ष में प्रभावित करना चाहते हैं और इन्हें अधीनस्थ सरकार या हित समूह भी कहा जाता है। इनका मानना होता है कि ये सरकार पर प्रेशर बनाकर अपना काम करवाती हैं या कोई काम जैसे नहीं हो रहा है तो दबाव समूह है ये सरकार से वो काम करवाने पर मजबूर कर देते हैं। इसी प्रकार से दबाव समूह कई प्रकार से होते हैं। तो दबाव समूह के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं लास्ट में। देख लीजिए यहाँ पर अभी आप लोग को, अब सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए जो क्वेश्चन मैं बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से तैयार करके रखना है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग आते हैं महासंग्राम वाली वीडियो पर। तो सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन प्रणाली है। इसमें जनता के हित में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा शासन का संचालन होता है। भारत में उपनिवेशवाद की समाप्ति के बाद जब आज़ादी मिली तो यह अनुभव किए जाने लगा कि एक ऐसी सरकार होनी चाहिए जो जनता के हित में कोई काम करे। तो क्या हुआ कि जनता का मतलब लोकतंत्र की एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन प्रणाली में शासन करे, तो उसे ही लोकतंत्र कहा जाता है। तो ये बहुत ही सरल भाषा है कि लोकतंत्र आखिर है क्या। लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का प्रभाव सामाजिक क्षेत्र में भी है। समाज समानता को लोकतांत्रिक समाज की आत्मा कहा जाता है। समानता की भावना लोकतांत्रिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि समानता को लोकतांत्रिक समाज की आत्मा कहा जाता है। क्या है कि जो समानता है यहाँ पर सभी लोगों को समान रूप से यहाँ पर माना जाता है और सभी लोगों को समान रूप से मानना ही लोकतांत्रिक समाज की आत्मा हो सकती है। समानता की भावना लोकतांत्रिक समाज की एक प्रमुख विशेषता है। प्रजातांत्रिक समाज में विभेद या विषमता के लिए कोई स्थान नहीं है। रंग, जाति, धर्म, भाषा, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है।
इसमें वंशानुगत व्यवस्था तथा विशेष अधिकारों की समाप्ति करके समाज में सामाजिक एवं सांस्कृतिक समानता की स्थापना की जाती है। तो इस प्रकार से लोकतंत्र का सामाजिक स्वरूप आप लोग देख सकते हैं। अब आर्थिक स्वरूप और राजनीतिक स्वरूप भी आप लोग देख लेना, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को केवल वही क्वेश्चंस बताऊंगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में मिली जुली सरकार यानी गठबंधन सरकार पर प्रकाश डालिए। तो जब आम चुनाव में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है तो कई दल मिलाकर सरकार का गठन करते हैं, जिसे मिली जुली सरकार या समवित सरकार या गठबंधन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में मिली जुली सरकार की शुरुआत 1967 में हुई, जो 1971 और 1989 से 2007 तक चलती रही। क्या हुआ कि जब दो उम्मीदवार खड़े हुए और उन दोनों को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, जैसे क्राइटेरिया है 356 का, और दोनों को मिले 200-200, दोनों को मिले कितने 200-200। तो अब दोनों के पास बहुत बड़ी विडंबना आ जाती है कि अब हम लोग कैसे पहुंचेंगे वहां तक, क्योंकि उसका तो क्राइटेरिया 256 है। तो ये दोनों सरकारें क्या करते हैं, आपस में अपनी मिली भगत कर लेते हैं और अपने दोनों को गठन कर लेते हैं। अब इन दोनों के 200-200 मत थे, दोनों के 200-200 मत यानी कि कितने हो गए, 400 मत हो गए। अब 400 मत जो कि हमारा 56 से कितना 44 ज़्यादा है, यानी अब इनकी अपनी पूर्ण बहुमत समझ लीजिए हो गई, क्योंकि इनका तो 44 ज़्यादा हो गया। तो ये जो 400 हो जाते हैं, मतलब क्राइटेरिया से ज़्यादा हो गया, तो इनके मतलब सरकार बन जाती है। तो इस प्रकार से मिली जुली सरकार का कुछ गठन होता है, कुछ कार्य होता है। और ये कब से शुरू हुई थी, तो 1967 में शुरू हुई थी, जो कि फिर 1971 में और 1989 उसके बाद 2007 में हो गई। तो शुरुआत किसने किया था, चलिए देखते हैं कि 1967 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मात्र 199 स्थान प्राप्त हुए। वह छोटे दलीय एवं निर्दलीय विधायकों के साथ मिलकर चंद्रभानु गुप्त के नेतृत्व में सरकार का गठन किया, लेकिन चौधरी चरण सिंह द्वारा अपने 13 साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़ देने से प्रदेश सरकार 17 दिन ही गिर गई और विपक्ष के सहयोग से चरण सिंह मुख्यमंत्री बने। तो हालांकि आज का ये नहीं लेना देना है, ये पहले भी हुआ था, 1967 में भी ऐसा हुआ था, यानी गठबंधन वाली सरकार पहले भी बन चुकी थी। अब इसके बाद फिर देख लीजिए बहुत सारे हैं, जैसे कि 1969 के बाद चुनाव में चंद्रभानु गुप्त, चरण सिंह और टीएन सिंह संवित सरकार के मुख्यमंत्री हुए। फिर 1971 से 1989 तक प्रदेश में दलीय सरकारें रहीं। फिर 1989 से 91 में और 1993 से 95 में मुलायम सिंह यादव, 1995 और 1997 में मायावती, 1998 में कल्याण सिंह, वर्ष 99 और 2000 में रामप्रकाश गुप्त, वर्ष 2000 से 2002 में राजनाथ सिंह, वर्ष 2002 से 2003 में मायावती फिर से आई, 2003 से 2007 तक मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में संवित सरकार ने कार्य किया। तो इस प्रकार से कुछ आप लोग को जो गठबंधन वाली सरकार है वो देखने को मिल जाएगी। अब चलिए देखते हैं दल प्रणाली आखिर क्या है। दल प्रणाली के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए। तो दल कितने प्रकार से होते हैं, एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली और बहुदलीय प्रणाली। देख लेते हैं एक दलीय प्रणाली क्या होता है। एक दलीय प्रणाली क्या था, प्रथम महायुद्ध के बाद एक दल प्रणाली का उदय हुआ। रूस, जर्मनी, इटली, चीन तथा कई यूरोपीय देशों में इस प्रकार का शासन प्रचलित हुआ। एक दल शासन प्रणाली में राज्य में कोई अन्य दल नहीं होने पाता था। जैसे कि अभी इंग्लैंड में आप लोग देख लीजिए, वहाँ पर एक ही दल है, समझ लीजिए कि वो स्वयं खड़े होते हैं और स्वयं ही जीतते हैं, स्वयं प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और वहाँ पर क्या होता है, राजा रहता है, यानी कि राज शासन है, वहाँ पर राजशाही शासन है। हमारे यहाँ जैसा चुनाव का शासन नहीं है, मतदान वाला। देख लेते हैं कि देखिए क्या है कि वह अन्य दल का अस्तित्व ही सहन नहीं कर सकते, यही दल शासक होता है। यद्यपि ये लोग जनता के समस्त वर्गों से अपने एक सदस्य चुनते हैं, लेकिन इस प्रकार के एक दलीय शासन अधिनायक तंत्र कहलाता है। एक दल प्रणाली जनता की अपेक्षा शासकों के आदेशों को महत्व देता है, जैसे कि इंग्लैंड में देखा जाता है। फिर क्या है, द्विदलीय प्रणाली क्या होता है कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए दल प्रणाली आवश्यक है और विभिन्न देशों के दल प्रणालियों को अपनी अपनी विशेषताएं होती हैं। जैसे क्या हुआ कि द्विदलीय प्रणाली में मतदाता प्रत्यक्ष रूप से इस बात का निर्णय करते हैं कि देश में किस दल का शासन उचित होगा। यह प्रणाली जनता के शासन के निर्माण और उसकी कार्य क्षमता को बढ़ावा देती है।
भारत के 74वें संविधान संशोधन पर प्रकाश डाले तो 74वें संविधान संशोधन क्या है, आखिर उसे क्यों जोड़ा गया, ये सब आप लोग को यहाँ पर देख लेना है। दबाव समूह, जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, दबाव समूह आखिर है क्या, आप गारंटी ले लीजिए कि दबाव समूह आप लोगों के क्वेश्चन में जरूर से जरूर आएगा क्वेश्चन पेपर। और जिन लोगों का हो चुका है वो लोग कृपया करके क्वेश्चन पेपर सेंड कर दीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों को ये PDF चाहिए, PDF भी वहीं पर मिल जाएगा। नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एक बार चैनल पर विजिट करके आप लोग और भी वीडियो देख सकते हैं, जो वीडियो आप लोग को पसंद आ सकती हैं वो आप लोग देखिए। यदि कोई त्रुटि हो जाती है या कोई ऐसा वर्ड जो गड़बड़ हो जाता है या कोई ऐसा क्वेश्चन या आंसर आप लोगों को लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता देना, आप लोगों की अति महान कृपा होगी। आज के युग में देखिए दबाव समूह क्या है कि आज के युग में दबाव समूह की भूमिका काफ़ी बढ़ गई है, इसीलिए उसके द्वारा अपने हितों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। जैसे दबाव समूह द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्य निम्न है। क्या है कि अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए प्रयत्न करना, जनमत के निर्माण में सहायक, लोकतंत्र के संचालन में सहायक, कार्यपालिका की निरंकुशता पर प्रतिबंध, विधि निर्माण में सहायक, निर्वाचन कार्य में सहायक, राजनीतिक चेतना के निर्माण में सहायक और व्यक्ति और सरकार के मध्य संचार के साधन में सहायक। यानी कि दबाव समूह जो होती है वो अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति करवा लेती है। कोई भी कार्य होता है, जैसे कोई सड़क बनवानी हो और सड़क बनवाने के लिए वो दबाव समूह क्या करती है कि सरकार पर अपना प्रेशर बनाती है और वो सड़क बनवा लेती है अपने सदस्यों के हित में। यानी सदस्यों के हित में क्या होता है कि जैसे यहाँ पर आप लोग एग्जाम्पल ले लीजिए, कि जो आपके यहाँ पर कोई जैसे मनरेगा में कार्य करने वाला पुरुष है, व्यक्ति है, उसको क्या होता है कि अगर मनरेगा का उसका सैलरी नहीं आ रहा है या उसका कार्य की मजदूरी नहीं आ रही है तो प्रेशर ग्रुप सरकार पर प्रेशर बनाकर वो अपना कार्य निकलवा लेती है। जनमत के निर्माण में भी सहायक होता है, लोकतंत्र का संचालन ये करवा लेती है अच्छे से, कार्यपालिका जो होती है कार्य नहीं करती तो उस पर निरंकुश कर लेते हैं, यानी उस पर अंकुश लगा लेते हैं। देख लीजिए, राजनीतिक दल और दबाव समूह के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कदार पूछ लेता है, जिससे वो इतना खास है नहीं, लेकिन हाँ आ भी सकता है, ऐसा कोई कहना नहीं है कि नहीं आएगा, तो आ भी सकता है। तो ये क्या अंतर इसमें कि लक्ष्य के आधार पर अंतर होता है। इन दोनों का लक्ष्य राष्ट्रहित के लिए ही होता है, लेकिन वो क्या होता है कि जो दबाव समूह होता है केवल अपने सदस्यों का हित देखता है और राजनीतिक दल का क्या होता है वो राष्ट्रहित में होता है। संगठन के आधार पर होता है, निर्वाचन के आधार पर, विधायिका के आधार पर, और क्या है कि सदस्य संख्या में अंतर होता है। तो ये थे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन हम लोग बाद में कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।